हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अपनी जगह स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे। तो अपने ग्रामर के रथ को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, अपन ने बात की थी सेंटेंस के एलिमेंट्स के अंतर्गत सब्जेक्ट के बारे में बात की थी हमने कि सब्जेक्ट क्या होता है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट जो है वो हु का रिप्लाई होता है, या हु से क्वेश्चन करने पे अगर जो जवाब आता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और सब्जेक्ट जो है वो या तो कोई बनता है, कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है। सेम यही थिंग हमने ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट भी जो है वो या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। कि जो सब्जेक्ट होता है वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। लेकिन सब्जेक्ट जो है वो हु का रिप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है। ये अपन ने अभी तक इसमें पढ़ा था। किस तरह से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने देखा था कि किस तरह से हम मालूम करते हैं कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हु से रिप्लाई आने पर ही सब्जेक्ट होगा, अन्यथा सब्जेक्ट नहीं होगा। व्हाट या हुम का रिप्लाई आने पर ही सब्जेक्ट होगा, अन्यथा सब्जेक्ट नहीं होगा। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि सेंटेंस में कहीं स्थान का नाम दे रखा है, समय दे रखा है, इन द इवनिंग, एट माई स्कूल। तो इस तरह से हम स्कूल को है ना ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इन द इवनिंग को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्थान का नाम या समय का नाम जो होता है उसको भी हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें हु से या फिर ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना आवश्यक है, तभी आपका एग्जैक्ट जो है जो वर्ड है वो निकल करके आएगा, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमने अब तक इसमें डिस्कशन किया था। आज हम टेकअप करेंगे वर्ब के ऊपर। वर्ब वर्ब जो है वो क्या है? वर्ब क्या होता है? देखिए, वर्ब जो है वो होता है आपका एक्शन। द एक्शन, द एक्ट डन बाई अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन जो है, जो कार्य है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एन एक्शन डन बाई एन एक्शन डन बाई अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया जाने वाला एक्ट, उसके द्वारा किया जाने वाला कोई कार्य, वो जो है वो क्या होता है आपका वर्ब। नाउन और प्रोनाउन से मतलब यहां हुआ सब्जेक्ट से। ठीक है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन, या हम ये कह सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य संपादित किया जा रहा है वो होता है आपका वर्ब। ठीक है। अब जैसे कुक है, रीड है, वॉक है, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सी कुक्स फूड फॉर हर फैमिली। सी कुक्स फूड फॉर हर फैमिली। वह अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाती है या खाना पकाती है। ठीक है। दे हैव रेड ऑल दीज बुक्स। उन्होंने ये सभी पुस्तकें पढ़ ली हैं। ठीक है। और वी wanted to go on a picnic। हम एक पिकनिक के ऊपर जाना चाहते थे। कि वी wanted to go
ऑन ए पिकनिक। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड हैं, कुक्स, रीड, वांटेड, ये सब जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ये वर्ब हैं, क्योंकि ये एक्शन है, ये एक्ट है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, ये भी वर्ब ही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे हैव। देखिए, तो एन एक्शन डन बाय ए नाउन और प्रोनाउन इज नॉन एज वर्ब। ठीक, अब वर्ब जो है, वर्ब के जो प्रकार हैं, जो काइंड्स हैं, वो कितने होते हैं या कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, वर्ब्स के जो अलग अलग वर्ब है ना, अपने कार्यों के अकॉर्डिंग, अपने जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग है, आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, टेंस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की वर्ब होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या हम ये कहेंगे कि कर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पे जो वर्ब है ना वो कितने प्रकार की होती हैं, और ऑब्जेक्ट के आधार पे जो वर्ब है वो होती है दो प्रकार की, टू काइंड्स, और वो होती हैं, एक होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके जितने भी टॉपिक हम आगे से आगे टेकअप करते जाएंगे वो पिछले वाले टॉपिक से कोरिलेटेड होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, देखिए ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं ये देखने वाली बात है। ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग है, हिंदी में अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना हो कभी, सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहेंगे जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो। सकर्मक, जो कर्म के साथ हो, जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, या हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस, द सेंटेंस दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, वह वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट हो या जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, या वह वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसी क्रिया जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं या अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। जिस तरह से, अब इसके लिए हमें पता करना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद हम पता कर पाएंगे कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो जो वर्ब होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांजिटिव। जैसे अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा था, सी cooks food for her family. She cooks food for her family. She cooks food for her family. वह अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में या इस वर्ब में, ये जो कुक वर्ब है, इस वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है अथवा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो
तो हम देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो हम व्हाट से या होम से क्वेश्चन करेंगे। क्या पकाती है या क्या बनाती है? फूड। ऑब्जेक्ट, इट मीन्स देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का अस्तित्व है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसीलिए हम ये कह सकेंगे कि जो वर्ब है वो कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक बात है। एक और एग्जांपल, The teacher taught the students. The teacher taught the students. टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अब जो वर्ब है taught, पढ़ाया, ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ये अपने को देखना पड़ेगा। और इससे इसका पता किस तरह से हम करेंगे? इसका पता करेंगे हम कि व्हाट और होम से क्वेश्चन करने के ऊपर रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। होम से क्वेश्चन किया तो रिप्लाई आया, किसको पढ़ाया? द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पढ़ाया। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो होम का जो जवाब है वो आ रहा है। देखिए इसमें व्हाट से रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट या होम दोनों में से किसी एक से अगर रिप्लाई आ रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि टीचर ने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया, तो क्या का रिप्लाई इसमें नहीं है, क्या का जवाब इसमें नहीं है, लेकिन होम का रिप्लाई है, किसको पढ़ाया। आपको बताया था मैंने कि सेंटेंस में है ना ड्यूल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। टीचर ने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई, तो हो सकता है यहाँ पे इंग्लिश भी होता तो वो भी ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा क्या? द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होंगी जिनमें जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं होता है। किस तरह से? प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, वेंट टू स्कूल। देखिए इन सेंटेंस के ऊपर हम फोकस करते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस में सिर्फ इतना है कि बच्चे खेल रहे हैं, ये कहीं नजर नहीं आ रहा है कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। होम से क्वेश्चन करके देखेंगे या व्हाट से क्वेश्चन करके देखेंगे, अगर रिप्लाई आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने कहा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, किसको खेल रहे हैं, ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं, हम कोई योजना सोच रहे हैं, हम किसी बात को सोच रहे हैं या किसी व्यक्ति को सोच रहे हैं, तो इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वी आर थिंकिंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए
कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। पक्षी आकाश में क्या उड़ रहे हैं, इस तरह का अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो इसका कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है कि क्या उड़ रहे हैं, ठीक है, ये निरर्थक सा सवाल हो जाएगा। इसके अलावा किसको उड़ रहे हैं, इसका भी कोई जो एक प्रॉपर जो जवाब है वो नहीं आ सकता। यहाँ पे है इन द स्काई, कहाँ पर उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं, तो लेकिन हाँ, कहाँ का जवाब जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्यों? ऑब्जेक्ट जो अगर होगा वो होगा किसका? व्हाट का या हुम का जवाब, ठीक है। तो व्हाट और हुम से यहाँ पे कोई जवाब नहीं आ रहा, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यू वेंट टू स्कूल, तुम विद्यालय गए, तुम विद्यालय गए, कहाँ गए? विद्यालय, लेकिन ये कहाँ का जवाब है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? शुड वी प्रोसीड नाउ? आगे बढ़ें। ये हुआ ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब। सेकंड बात करते हैं अपन verb according to tense। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, देखिए टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो होगी आपकी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। देखिए टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जो टेंस बताती है, ऐसी वर्ब जिससे टेंस का पता चलता है। कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब ये होती हैं आपकी ऐसी वर्ब जो टेंस का पता नहीं बताती हैं, या जो जिससे पता नहीं चलता कि कौन से टेंस की वर्ब है, वो होती हैं आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें बीन है, वर्ब प्लस आईएनजी है, टू प्लस वर्ब है। इससे हमें टेंस का कोई पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही गोज टू मार्केट। देखिए ही गोज टू मार्केट। सरला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, या हमने कहा द टीचर gave me a nice pen। ओके, या हम कहें he forgot my name। I was going to cinema। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वर्ब से टेंस का पता चल रहा है और कौन सी वर्ब से टेंस का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सी wanted to know my name।
देखिए ही गोज, गोज जो है इससे हमें पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, सिंपल टेंस का पता चल रहा है। तो ये हुई आपकी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। सरला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज से हमें पता चल रहा है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस इज, ठीक है। द टीचर गेव, गेव से पता चल रहा है कि टेंस जो है वो कौन सा है, पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस का पता चल रहा है। वर्ब सेकंड है, सेकंड वर्ब है, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, ठीक है। फॉरगॉट ये भी सेकंड वर्ब है, ये भी पास्ट है, टेंस का पता चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आई वॉज गोइंग, वाज से पता चल रहा है कि ये पास्ट है और कॉन्टिन्यूअस है, ओके। वांटेड से पता चल रहा है कि V2 है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है। लेकिन कुछ वर्ब्स और होती हैं जो फाइनाइट नहीं होती है, जिनसे टेंस का पता नहीं चलता। देखिए गोइंग, केवल गोइंग की बात करें तो ये पास्ट में भी आ सकता है, प्रेजेंट में भी आ सकता है। अपन ने अभी बात की वर्ब प्लस ING, ये भी वर्ब है। तो गोइंग जो है, या हम ये कह सकते हैं वर्ब में जो ING है, जो ING फॉर्म है, जो पार्टिसिपल फॉर्म है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है, ये फॉर्म अगर कहीं पे आता है तो ये होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ऐसे ही टू नो, इन्फिनिटिव जिसे हम कहते हैं टू नो, टू प्लस वर्ब जो होगा वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब ही होगा, क्योंकि इससे भी किसी टेंस का पता नहीं चलता है। यहां पे हम सी वांट्स टू नो माई नेम ये करते तो भी सेंटेंस ठीक होता, ठीक है। सी अगर हम यहां वांटेड की जगह वांट्स करते और फिर टू नो लगाते तो भी ठीक था, क्योंकि इसका कोई सरोकार नहीं है। टू वांटेड टू नो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेन वर्ब के ऊपर या जो फाइनाइट वर्ब है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये वर्ब हुई कौन सी आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में जो डिफरेंस है वो ये है कि फाइनाइट वर्ब जो है वो सेंटेंस में सिर्फ एक होती है, जिसे हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं, जिससे हमें टेंस का पता चलता है। सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक होगी और नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत सारी हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं। टेंस को शो नहीं करती, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, इज, एम, आर, वाज, व, ये होती हैं ये वर्ब प्लस ING, जैसे गोइंग, टू प्लस वर्ब जैसे टू कम, इस तरह से होती हैं। यस, देखिए ये सेंटेंस में टेंस को बताने का काम करती हैं, ये सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। टेंस बताने वाली वर्ब जो होगी वो सेंटेंस में सिर्फ एक ही होगी, जिसे हम मेन वर्ब के रूप से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। और ये जो हैं ये सेंटेंस में एक से अधिक भी हो सकती हैं। वर्ब में ING लगा करके या टू प्लस वर्ब लगा करके हम एक से अधिक जो सेंटेंस हैं उनमें भी हम
एक से अधिक वर्ब को भी है ना सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब जो है उसके लिए देखिए सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में जरूर आती हैं जो आपके टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं या टेंस को एक्सप्रेस करती हैं या टेंस के बारे में बताती हैं, ठीक है। तो ये हुई आपके बात वर्ब के टाइप्स की, जो होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये हुआ अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पर वर्ब, देखिए फंक्शन के आधार पे जो वर्ब होगी वो हम बात करते हैं मेन वर्ब अपने सेंटेंस में या फिर हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में जिस तरह के कार्य होते हैं वर्ब के, उसके आधार पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप के नाम से भी है ना वर्ब को जाना जाता है। और उसके लिए देखिए मेन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं गो है, कम है, ब्रेक, ब्रिंग, टीयर, टर्न, बहुत सारी वर्ब्स हैं, दुनिया भर के वर्ब्स हैं ये। हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में हम जानते हैं डू, डज, इज, एम, आर, was, were, shall, will, या हम कह सकते हैं हैज़ है, हैव है, हैड है। जितने भी टेंस हैं उनमें सब में एक उनकी हेल्पिंग वर्ब अवश्य होती हैं जो सेंटेंस निर्माण में काम आती हैं। देखिए अब एक यहाँ पे एक छोटी सी बात है, एक हम बात करेंगे, एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको। राधा इज ए स्टूडेंट, राधा इज ए स्टूडेंट। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा, देखिए साथ साथ में दिस इज नॉट स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट। राधा इज ए स्टूडेंट, राधा एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। अब देखिए हम इस आधार पे हम देखें या फंक्शन के आधार पे देखें तो हम इसे कहेंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह है मेन वर्ब, क्योंकि बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ब का जो काम है वो एग्जिस्टेंस भी बताना है कि क्या है, व्हाट इज, क्या है ये बताना भी वर्ब का काम है, क्या करता है ये बताना भी वर्ब का काम है, और क्या महसूस करता है ये बताना भी वर्ब का काम है। इसीलिए अगर कहीं पे हमें अगर फंक्शन के आधार पे देखना हो और हमें लगे कि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के मेन वर्ब की तरह काम करेगी, ये होगी आपकी मेन वर्ब, ठीक है, क्योंकि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके आधार पे मेन वर्ब के आधार पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो जहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, कुछ तो फाइनाइट वर्ब होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही अकेली आपको नजर आए तो ध्यान रखिएगा वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के वो क्या हैं, मेन वर्ब हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इज, एम, आर, वाज, वर से जो बनने वाले, उनमें आप इज, एम, आर और वाज, वर को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कह करके आप मेन वर्ब उसे कहेंगे, ठीक है।
कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए रोहित does not accept his faults. Vikram played on the ground. I will help you in the trouble. In trouble. They are searching an alternative. I will help you in trouble. Vikram played on the ground. Rohit doesn't accept his faults. देखिए रोहित डज नॉट, हम डज नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं, एक्सेप्ट जो है वो मेन वर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे ही विक्रम है, प्लेड है, ये मेन वर्ब है। ऐसे ही विल है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये मेन वर्ब होगी। ठीक है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे इसे मेन वर्ब की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, एन अल्टरनेटिव। तो ये आपकी वर्ब्स होगी। तो फंक्शन के आधार पे जो वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम उनको देखते हैं। इसके बाद में हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, तो वो होगी आपकी पर्सन के आधार पे। पर्सन के आधार पे, पर्सन के आधार पर से मतलब है वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए एक होती है आपकी सिंगुलर वर्ब और दूसरी होती है आपकी प्लूरल वर्ब। हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर के आधार पे या पर्सन के आधार पे सिंगुलर। नंबर और पर्सन के आधार पे सिंगुलर और प्लूरल। देखिए सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम करती है, जो ग्रामेटिकली जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, उनके साथ जो काम करती हैं वर्ब वो होती है सिंगुलर वर्ब। और जो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो काम करती हैं वो होती हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, जिस तरह से इज, एम, या हम कहें वर्ब प्लस एस, ई एस, ये आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाएंगी। वाज है, हैज़ है, ये सिंगुलर वर्ब होगी। इसी के साथ आपके प्लूरल वर्ब जो होंगी वो होंगी डू होंगी, आपकी फर्स्ट वर्ब होंगी। इसके अलावा आर होंगी, वर होंगी, हैव होंगी,
ये आपकी प्लूरल वर्ब होंगी। तो देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो काम करें वो सिंगुलर वर्ब होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो काम करें वो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे ही इज गिविंग मी a chance, he is giving me a chance। is he ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई, सिंगुलर हो गई। और यहीं पे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो दे होता या वी होता तो सेंटेंस में वर्ब जो है वो कौन सी हो जाती, आर हो जाती, और उस कंडीशन में ये कौन सी वर्ब हो जाती, प्लूरल वर्ब हो जाती। प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसी तरह से जैसे वी डू नॉट कंसीडर इट करेक्ट, वी डू नॉट कंसीडर, तो ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि वी जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये है ना प्लूरल सब्जेक्ट है वी, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काम आने वाली वर्ब भी है ना कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो इस तरह से हम टेंस जब पढ़ेंगे या टेंस की जब बात आएगी तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी वर्ब है ना सिंगुलर होती है और कौन कौन सी वर्ब प्लूरल होती हैं। तो इट्स आल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द नाउन और प्रोनाउन की कौन सी जगह कौन सी वर्ब यूज होगी। तो इस तरह से ये वर्ब्स होती हैं जो सिंगुलर या फिर प्लूरल होती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम बात करेंगे कुछ वर्ब्स हैं जो स्टैटिक वर्ब होती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। और आज एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, इसका रिवाइज कर लेते हैं कि जो वर्ब हैं वो कितने प्रकार की हमने बात की है। कि देखिए सबसे पहले हमने बात की थी ऑब्जेक्ट के आधार पे, तो ऑब्जेक्ट के आधार पे जो वर्ब हैं वो ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव होती हैं या इंट्रांजिटिव होती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी कि टेंस के आधार पे जो वर्ब हैं वो होती हैं दो तरह की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो एक सेंटेंस में एक ही हो सकती हैं, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब उनमें इंक्लूड की जाती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उससे हमें पता चलता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। और कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें टेंस का पता नहीं चलता है, जैसे टू वर्ब है, जेरंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आती हैं जिनमें वर्ब प्लस आईएनजी होता है या टू प्लस वर्ब वगैरह होता है। बीन है, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है टेंस का, केवल उन वर्ब्स के उपस्थित होने से। तो दो तरह की वर्ब हो गई। इसके बाद में फंक्शन के आधार पे अपन बात करें तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो होती हैं जिनको अपन टेंस में यूज़ करते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे नंबर के आधार पे या पर्सन और नंबर के आधार पे, तो सिंगुलर और प्लूरल प्रकार की जो वर्ब्स हैं वो होती हैं आपके। तो सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम करती हैं और प्लूरल वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काम करती हैं। ये था अपना एक वर्ब का लेक्चर, जो बेसिक सा आइडिया जो था वो आपको दिया गया है वर्ब के बारे में। और हम इसके बाद में आगे हम बात करेंगे नए टॉपिक में। हमारा जो इसके बाद में जो नया टॉपिक हमारा जो है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम बात कर रहे हैं SVOCA। आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखिए,
समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच कंप्लीट दैम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अलग जानकारी, कुछ अतिरिक्त जो उन्हीं को पूरा करता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट को हम पूरक कहते हैं। पूरक कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है, देखिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कॉम्प्लीमेंट में। जब हम ऑब्जेक्ट को लेकर के इसकी बात करते हैं तो हम देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, अभी अभी हमने एक दो एग्जाम्पल देखे थे। आई एम ए टीचर, ही इज ए लीडर, रोशन इज ए मॉनिटर, योर फादर was a doctor there। देखिए, I am a teacher, मैं एक टीचर हूं। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ध्यान से देखिएगा, टीचर जो है कौन है? टीचर है वो कौन है? यहां पे आई एम ए टीचर, तो आई टीचर जो है वो कौन है? आई मतलब मैं ही टीचर हूं। इसमें सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है आई, तो आई और टीचर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सेम पर्सन है। ठीक है, ऐसे ही इज ए लीडर, वह नेता है, वह, तो ये ही और ये लीडर ये दोनों सेम पर्सन है, ये अलग नहीं है। इसी तरह से रोशन इज ए मॉनिटर, मॉनिटर कौन है? रोशन, और रोशन ही क्या है? मॉनिटर, तो कहने का मतलब ये भी सेम पर्सन है। इस तरह से योर फादर वॉज ए डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो कौन है? योर फादर, तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, कौन है? तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी और ये डॉक्टर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो ये भी क्या है? सेम पर्सन है। तो जहां पर इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो हमें कई बार हम उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये टीचर जो है सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है, ये लीडर है ये ही को पूरा कर रहा है, मॉनिटर है ये रोशन को पूरा कर रहा है, और डॉक्टर जो है वो कह रहा है योर फादर के बारे में, मतलब योर फादर और डॉक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसीलिए ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट जो है, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ अलग जानकारी है। जैसे राम इज एन इंजीनियर, राम इज एन इंजीनियर, राम एक इंजीनियर है, तो राम जो है वो इंजीनियर है। अब इंजीनियर जो है वो कौन है? वो राम ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राम और इंजीनियर दोनों एक ही पर्सन है, दोनों सिंगल पर्सन है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि समथिंग एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, तो वो उसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो यह है। इसी के अलावा ये हुआ आपका, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह से एक होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे द टीचर मेड हिम ए मॉनिटर, टीचर मेड हिम ए मॉनिटर, they called her fool। देखिए, the teacher made him, टीचर ने उसे बनाया, क्या बनाया? ए मॉनिटर। तो देखिए उसे ये है, और जो बनाया है क्या बनाया गया है? मॉनिटर, ये दोनों सेम है। उसे,
उसको बनाया है, क्या बनाया है? मॉनिटर। तो कहने का मतलब ये मॉनिटर और ये हिम जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये जो मॉनिटर है वो हिम का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही दे कॉल्ड हर फूल, हर उन्होंने, कॉल्ड पुकारा, हर उसको, फूल बेवकूफ, उन्होंने उसको बेवकूफ कहा या बेवकूफ कह करके पुकारा। किसको? तो यहां पे जिसको बेवकूफ कहा गया है वो और ये फूल वर्ड, बेवकूफ वर्ड दोनों किसके लिए आया है? हर के लिए आया है, मतलब सेम पर्सन है, सेम पर्सन है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, पहले वाला जो था वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा था। तो सब्जेक्ट के बारे में समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट सब्जेक्ट दैट कंप्लीट इट्स मीनिंग, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट ऑब्जेक्ट दैट कंप्लीट इट्स मीनिंग, जो इनके अर्थ को कंप्लीट करता है या उसके बारे में अलग से जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आज जो क्लासेस में बात हुई है वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होंगी। आगे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी हम उनको आपसे लेते रहेंगे। और इसी के साथ आज का इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद में आगे हम एडवर्ब या एडवर्बियल के बारे में और बात करेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में। और तब तक के लिए थैंक यू।